में बात करता हूँ, है ना। ठीक। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? चलो, क्या क्या था डिस्कशन में? अच्छा, और एक डीपीपी थी। चलो पहले डीपीपी पे आते हैं। आवाज नहीं? एक मिनट भेजना था उनको। हाँ, किसी को भेज दो जो ये बड़ा कर दे इसका इनको। चलो आ रही, लिख लिए आंसर, लिख लिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसमें। चलो इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5। चलो 5 में क्या दे रखा है? 5 में अपने को देखा है 3 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 2 साइन 8x। 3 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस 2 साइन 8x है। अब इसमें देखो, ये इस तरह के सवाल हमेशा रेंज बाउंड सवाल होते हैं। अगर हम अंदर वाले की बात करें तो cos x कहां से कहां तक जाता है? -1 to 1। उसमें अगर अपन 3 ऐड कर देंगे तो ये कहां से कहां तक जाएगा? -2 से 4। और स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 या 4 से बड़ी। यार एक तो ये मेरी वाली स्क्रीन सही कर देना। ठीक है। और एक वो कर दो जिसमें चेट आती रहती है, इधर सामने दिखती रहती है। ठीक है बस।
चलो, तो हमें क्या करना है, दोनों की रेंज को ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि cos x कहां से कहां तक दे रखा है, -1 से 1, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, 2 से 4, और स्क्वायर करेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, 4 से 16। तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, 4। और अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल 4। भाई साइन मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 4। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब दोनों क्या हो जाएंगे, 4। कर लोगे इसके आगे, है ना। तो सॉल्यूशन के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, 4, और इसको भी क्या होना पड़ेगा, 4। तो तुम्हें वो सॉल्यूशन चाहिए कि जिसपे दोनों एक साथ क्या हो जाए, 4 हो जाए। ये करना। चलो 5 के बाद आ जाओ, 6, 7, 8। 8 का फर्स्ट में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। तो क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव और d नेगेटिव करना है बस। चलो 8 के बाद आ जाओ, 9, 10, 9। 9 में देखो क्या है, चलो 9 में क्या है कि ए बी सी, देखो ये तो उससे हो ही जाएगा ना, ये तो उसी से हम कर देंगे। जैसे अपन जानते हैं कि ऑड प्लस ऑड कितना होता है, इवन होता है ना। इवन प्लस ऑड कितना होता है, ऑड नंबर आता है ना। और ऑड प्लस इवन वापस कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और ऑड प्लस ऑड कितना आ जाएगा, इवन आ जाएगा, है ना। तो नीचे अपन लिख देते हैं कि इवन प्लस इवन भी कितना हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये इवन ही हो जाएगा। अब ये उसी पे बेस्ड है। अब अपन जानते हैं कि ऑड का स्क्वायर क्या होता है, ऑड, और इवन का स्क्वायर क्या होता है, इवन। तो अगर जैसे इसने कहा एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी इज इवन, तो एटलीस्ट वन ऑफ द एबीसी इवन, तो अपन ये जानते हैं कि अगर एबीसी में से एटलीस्ट वन इवन है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से भी एटलीस्ट वन क्या होगा, इवन होगा। तो अब हमें क्या देखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ जाएगा अगर एटलीस्ट वन क्या है, इवन। एटलीस्ट वन इवन, इवन इवन इवन, ठीक है, करेक्ट है। एटलीस्ट वन क्या नजर आ रहा है अपने को, इवन नजर आ रहा है, बस इसी से देख लेना है। एट मोस्ट टू ऑफ एबीसी कैन बी ऑड, ऑड मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं। देखो ऑड मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, दो ही मैक्सिमम ऑड हो सकते हैं। एबीसी इज डिविजिबल बाय 3। अब ये चेक करने के लिए कोई भी वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो अपन जानते हैं पहला राइट एंगल ट्राइंगल 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर बनता है। तो एबीसी का प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, 30 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसके बाद ये जो घर बैठे हैं इनका कोई बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बच रहा है। चलिए 4 में क्या है देखते हैं। अच्छा चलो 4 वैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन ये जो 4 पूछ रहे हैं ये शायद मैंने कल ही बोला था कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान, है ना। और प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चा पढ़ता है और सब क्या होता है, भूल जाता है ना। ये जो अग्रिम गुप्ता पूछ रहा है, अरे ये शीट का सवाल है अपना, एज इट इज बाइनोमल की शीट में कॉम्प्रिहेंशन है ये एज इट इज। उम्मीद है जब बाइनोमल पढ़ा होगा तब किया भी होगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है, सर मैंने इस साल ज्वाइन किया है। अरे बेटा इसी साल ज्वाइन किया है तो उसमें जाना था फिर तुम्हें, इस बैच में कहां से आ गए, इस साल वालों को तो उसमें जाना था।
नहीं, वो एक और कोर्स होता है ना जिसमें 11 12 दोनों पढ़ाई जाती है, विजेता प्लस, उसमें एडमिशन लेना चाहिए था तुम्हें, तुमने गलत बैच में ले लिया। ये तो सिर्फ पी फेस पढ़ाया जाएगा, वो वाला फेस है ना। तुम विजेता प्लस में एडमिशन लो, विजेता प्लस वाला जो बैच है वो उसमें होगा जिसमें 11 प्लस 12 होता है ना। तो ये तुमने क्या है, गलत ले लिया एडमिशन फेस में। चलो, इसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है अनुज भट्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अपनी डीपीपी में आया हुआ है 11th की। क्वेश्चन देख के नहीं पहचान में है? अनुज, ये क्वेश्चन 11th के डीपीपी में आया हुआ है, लिख लो तुम चाहो तो। डीपीपी नंबर B3 में क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अनुज, पिछले साल डीपीपी सोल्व की थी क्या? हाँ, तो लिख लो डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके अलावा और कोई? जल्दी से बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। जो घर बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं, जो यहाँ बैठे हैं ऑफलाइन, उनका तो डिस्कशन कब का पूरा हो गया। ठीक है ना, मतलब जो क्वेश्चन पहले आ चुका होगा मैं बता दूंगा पहले कहाँ पे आ चुका है। फिर भी जैसे तुम कहोगे कि नहीं सर वो तो आ गया गया, वो तो छोड़ो, आप तो दोबारा बता दो, तो ऐसा नहीं है, फिर मैं दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन एक बार ऐसे बता दूंगा पहले कहाँ पे आया हुआ है, तो ज्यादा ठीक रहेगा ना। इसके बाद एक बच्चा लक्की सिंह, ये क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी अपनी डीपीपी में आया हुआ है, कौन सा ऑप्शन करके बताना है? पहले के लिए तो अभी यहाँ पे बच्चे ने पूछा ही था, ए ऑप्शन के लिए तो क्या कंडीशन लगाएंगे, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0। तुम्हें कौन सा वाला ऑप्शन पूछना है लक्की सेन? डी वाला। द कर्व y equals to fx touches the x axis for m equals to -1/4। -1/4 के लिए x एक्सिस को क्या करता है, टच करता है, तो -1/4 उस इक्वेशन में पुट कर दो और देख लो d बराबर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर -1/4 पे d 0 आया तो ग्राफ x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा, यही तो होता है। ग्राफ x एक्सिस को टच करता है तो d कितना होता है, 0। तो तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि -1/4 पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो टच करेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा, बस ये करना है सेक्शन डी में। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम आ जाते हैं शीट में। चलो भाई शीट में आ जाओ। शीट में अपने पास था एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन, हालांकि आसान सा था ये सेक्शन है ना, सीधे सीधे थे उसमें कुछ। चलिए फिर भी बताइए, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए में बताइए, यहाँ बैठे उनमें से किसी को कुछ पूछना नहीं, जो घर बैठे उनमें से किसी को कुछ पूछना। पार्ट फर्स्ट की पूछ रहा हूँ बेटा, सेक्शन ए में। ये साहिल ने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है थोड़ी देर पहले, ये किसका लिखा है, इसी का लिखा है क्या? पार्ट फर्स्ट का। तो ये शायद मेरे ख्याल से भूल गए तुम कि ये मोड एक्स के बराबर होता है √x² -1, नहीं जानते क्या? ये मोड x -1 लिखा हुआ है साहिल, √x² किसके बराबर होता है, मोड x होता है ना, नहीं होता है क्या? बस तो मोड x लिख दो और फिर डिफाइन कर दो। -3 डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगी, तो ऐसे एलिमेंट बना लो, -3 पे कितना आएगा, 4, फिर -2 डालोगे तो कितना आएगा, 3। ऐसे एलिमेंट डिफाइन कर लो बस, और क्या करना है ना। चलो इस और तो कुछ नहीं है इसमें। पार्ट 2 में, हाँ पार्ट 2 में आ जाओ, इसमें बोलो पार्ट 2 सेक्शन ए में क्या पूछना है।
हो गया? A5 तो अपन ने कल ही तो किया था। ए क्यों नहीं होगा यूं? क्या पूछ रहे हो? अरे एक तो ये पंखों की वजह से आवाज ही नहीं सुनाई देती। आगे आगे वाले बंद कर देता हूं मैं। सारे बंद कर दूं? ठीक है। तो चला के क्यों बैठे थे तुम? अभी इतनी कौन सी गर्मी आने लगी? अच्छा हाँ, अब बोलो क्या करे हो? A5 में ए स्टेटमेंट फॉल्स है क्यों? A5 में ए स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि देखो इसने 1,1 नहीं दे रखा। 1,1 भी तो आएगा आर में। 1,1 भी तो होगा एलिमेंट, तो इसने तो एलिमेंट ही पूरे नहीं दे रखे भाई। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला तो 1,1 भी है। तो इस वजह से A5 का जो A है वो आंसर में नहीं आएगा क्योंकि 1,1 नहीं दे रखा है। ये है A5 का 1 नहीं आने का कारण। कोडोमेन, एक्चुअली कोडोमेन की जनरल डेफिनेशन इसमें आएगी फंक्शन में। अभी तुम ऐसे समझ सकते हो कि सेट बी जो होता है वो कोडोमेन ही होती है। ए टू बी में हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सेट बी क्या होता है? कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज का जो मेन डिफरेंस है वो अभी फंक्शन जब अपन पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, फिर क्या रह गया? 5 का ए ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया, सबको वही पूछना था। अभी आकाश लिख रहा है सर 3 में रेंज की वैल्यू प्लस माइनस में नहीं आएगी क्या? थोड़ा डाउट हो गया है सर। पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट क्या है? कौन सा पूछ रहा है ये? अच्छा मोड वाला। अरे इसमें कहाँ आती है? तो डेफिनेशन ही होती है। मॉड एक्स को डिफाइन ही ऐसे करते हैं ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? मॉड एक्स। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को प्लस माइनस एक्स थोड़ी ना लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को तो मॉड एक्स ही लिखते हैं, प्लस माइनस एक्स नहीं लिखते हैं। ये तो अपन 11th के शुरू में अच्छे से समझाते हैं ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको मॉड लिख देते हैं ताकि क्वांटिटी हमेशा क्या रहे? पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव ना बन पाए, है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड एक्स ही लिखते हैं। चलिए ठीक है, हो गया ये सबका, बंद करें इसको। चलो तो फिर क्लास नोट्स पे आ जाते हैं अब अपन। कहाँ पे पहुंच गए थे अपन? अपन ने वो 4 छोटे छोटे सवाल कर लिए थे, ठीक है। आज थोड़े हमें हैवी सवाल करने थे। वो जो 4 सवाल किए थे वो सबको समझ में आ गए थे? अच्छा, एक बच्चा कल कुछ कॉपी लेके आया था क्लास के बाहर, कहाँ गया वो? हाँ, क्या पूछना था कल? इसीलिए तो कहता हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है, ऐसा नहीं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो कल अपन ने 4 तक के सवाल किए थे, वो चारों हो गए ना सबके? चारों सबको समझ में आ गए थे? वो 4 सवाल ही थे, लेकिन अब अपन सब में इतनी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, इसलिए अपन ने फटाफट फटाफट उनको कर लिया था। अच्छा, जो घर बैठे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो जो 4 सवाल किए थे उसमें अपन ने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगले सवाल पे करते हैं। अब कुछ थोड़े आज अलग टाइप के सवाल करते हैं, करेंगे अभी भी वही चीज, वही सब चीज चेक करना है अपने को। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछा जाता है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर देती है। रिलेशन आर is defined on set n such that a related b का मतलब है b is divided by a, b is divided by a, ठीक है। कई बार इस सवाल को ऐसे भी बोल दिया जाता है, और लगा के लिख देता हूं, रिलेशन आर मैंने डिफाइन कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a related b
का मतलब समझा जाए ए ओब्लिक बी। देखो कई बार सवाल पूछेंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी चेंज कर दी जाती है। ए रिलेटेड बी का मतलब क्या है, बी इज ए फैक्टर ऑफ ए, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि बी इज डिवाइडेड बाय ए या ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। कई बार वो ये लिखने की बजाय ए इज ए फैक्टर ऑफ बी इस तरह सिंबल नोटेशन में भी दे देता है, तो वो सिंबल नोटेशन में देता है, उसके बाद उसकी इच्छा है कि वो उसका मीनिंग लिखे या ना लिखे। सिंबल मीनिंग देता है तो भी हमें उसका मीनिंग यही समझना है कि ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। अब वही सारी चीजें हमें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है या नहीं। तो जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या समझाया, आप बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ए इज ए फैक्टर ऑफ ए, यस। ए इज डिवाइडेड बाय ए, यस। टिक कर दो डायरेक्ट। लिखना भी है तो भी ये लिखना है भाई, अगर आप कहो कि सर हमें लैंग्वेज में लिखना है तो भी ये लिखेंगे कि भाई ए रिलेटेड ए का मतलब ए इज ए फैक्टर ऑफ ए, या ए इज डिवाइडेड बाय ए, तो बस आप लिख दोगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और ट्रू है इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलो सिमेट्रिक पे आते हैं। तो अगर ए बी से डिवाइड हो रहा है तो क्या बी भी ए से डिवाइड होगा क्या, नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। इफ a is divided by b then b is also divided by is not necessary, बस सिमेट्रिक नहीं है, चाहे लिख के करें चाहे बिना लिख, बस हमें समझ में आना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि भाई ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि a b को डिवाइड करे तो b a को डिवाइड करे, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हमें अगर एक भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो फिर हम कह देते हैं सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरी चीज पे आते हैं, तीसरी चीज हमें क्या देखनी है, ट्रांजिटिव, है ना। अब ट्रांजिटिव देखना है, तो अगर ए बी से डिवाइड हो रहा है, अब देखो ट्रांजिटिव देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो आप ऐसे समझ लो, मतलब जैसे मुझे चाहिए ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी। अब ए रिलेटेड बी का मतलब हो गया बी इज डिवाइडेड बाय ए, तो मैं कुछ ऐसे ले लूं, बी बराबर ए अल्फा करके कुछ ले लूं, लिख के देख लें कुछ, भाई ये से डिवाइड हो रहा तो बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए अल्फा हो गया। इसी तरह सी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, बी बीटा, ऐसा कुछ लिख के देख लेते हैं, और क्या भाई फैक्टर है, यही तो मतलब है, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी देन बी इक्वल्स टू ए अल्फा। अब इन दोनों से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी इक्वल्स टू बी की जगह डाल दिया ए अल्फा इंटू बीटा, तो सी किसके बराबर हो गया, अल्फा बीटा ए। तो अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी और ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, सॉरी ए इज ए फैक्टर ऑफ सी, इसका मतलब ए रिलेटेड सी पे मैं आ गया, और अगर मैं ए रिलेटेड सी पे आ गया इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो मैं देख पा रहा हूं तो ठीक है, नहीं देख पा रहा हूं तो 2 लाइन लिख के बता दिया मैंने। कई बार वो सवाल को इस फॉर्म में भी लिख देता है, फैक्टर डिवाइड लिखने की जगह लिख दिया कि बी किसके बराबर है, ए अल्फा है, तो बस ट्रांजिटिव है। तो हम अगर डायरेक्ट समझ सकते हैं तो डायरेक्ट जवाब दे दें, क्योंकि मेंस एडवांस मेंस में जब पेपर देना है तब तो हमें आंसर से मतलब है, और बोर्ड में लिख के देना है तो लिख के भी बता सकते हैं। तो काफी अच्छा सवाल है, कई बार ये पूछा जाता है। डेफिनेशन में यही देता है, बी डिवाइड से या बी इज ए फैक्टर ऑफ ए, इसी तरह का कुछ लिख के देता है। सिमेट्रिक वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे भाई अगर 15 5 से डिविजिबल हो रहा है तो 5 थोड़ी ना 15 से डिविजिबल होगा बेटा, थोड़ा सा सोच लिया करो यार। कोई सा भी एक एग्जांपल लेके सोच सकते हैं कि 15 तो 5 से डिविजिबल है, लेकिन 5 थोड़ी ना 15 से डिविजिबल है, बस इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। कोई सा भी एक एग्जांपल लेके देख लें, ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना होता है। एस टी होता है ना, सच दैट ए रिलेटेड बी क्या है, बी इज डिवाइडेड बाय ए। हो गया।
अगला लिखूं? चलो अगला सवाल लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ ए रिलेटेड बी, ए रिलेटेड बी का मतलब क्या है? 1 plus AB greater than 0 for every AB belongs to R. For every AB belongs to R, then R is, वही चारों चीजें चेक करनी है अपने को। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस करो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस बताओ क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। ए रिलेटेड बी, 1 plus AB greater than 0, AB क्या है? रियल नंबर है। चलो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस चारों चीज चेक करनी। हो गया? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, मैंने कहा ना आज थोड़े से अपन इस पे भी एक स्टार लगाओ। देखो अब रिफ्लेक्सिव की बात तुम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें देखना है ए रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली 1 plus ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू। ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव होगा। 1 plus ए स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा सिमेट्रिक देखना है तो, सिमेट्रिक देखना है तो ए रिलेटेड बी का मतलब क्या हो गया? 1 plus ए बी ग्रेटर देन 0। अच्छा तुम इसको 1 plus बी ए लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वही चीज है, इसका मतलब बी रिलेटेड है या क्या, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। अब अगर तुम्हें ट्रांजिटिव देखना है तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना पड़ेगा कि ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी। मतलब अगर 1 plus ए बी ग्रेटर देन 0 है, 1 plus बी सी ग्रेटर देन 0 है, और मुझे देखना है कि क्या इससे मैं 1 plus ए सी ग्रेटर देन 0 ला सकता हूं। अगर ला सकता हूं तो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं ला सकता तो ट्रांजिटिव नहीं। यही होगा अगर मैं ला पाया या नहीं ला पाया। अब देखो क्या इन दोनों से ये चीज लिख सकता हूं 1 plus ए सी? लीगली तो कुछ नहीं लिख सकता ना मैं, क्योंकि वहां ये तो लिख सकता था ना मैंने, यहाँ बी की वैल्यू रिप्लेस की और देख लिया। अभी मान लो तुम कहो कि सर यहां से बी की वैल्यू रिप्लेस करें, तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे कैसे रिप्लेस करेंगे? मान लो इसको ऐसे लिख लिया तुमने, और तुम कहो कि सर हम तो बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो बी की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए ए को डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड तो तब करेंगे तब उसके पॉजिटिव नेगेटिव होने के बारे में पता हो, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होता है? चेंज। पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होता। दिक्कत आ गई यहाँ पे, इसका मतलब समस्या है, क्योंकि ऐसे तो कहा ना पर भाई तरीका यही है कि हम दोनों से किसको एलिमिनेट कर लें? बी को,
और रिलेशन किस में लाए, ए और सी में। लेकिन यहां से बी की वैल्यू निकाल के यहां तो पुट ही नहीं कर सकता, प्रॉब्लम आ गई ना यहाँ पे, क्योंकि इसके पॉजिटिव नेगेटिव होने के बारे में पता नहीं है, तो वैल्यू तो पुट ही नहीं कर सकता। अब वैल्यू पुट नहीं कर सकता तो इसका मतलब अब मुझे हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा। अगर मैंने एक कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा बता दिया जो सेटिस्फाई नहीं करा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। अब देखो, ए की वैल्यू मैं कितनी लेता हूं, 3, बी की वैल्यू लेता हूं 1/3 और सी की वैल्यू लेता हूं -2 लेता हूं। अगर मैं ये वैल्यू ऑफ सेट लेता हूं तो 1 प्लस ए बी क्या होगा, 1 प्लस 1 पॉजिटिव, 1 प्लस बी सी क्या होगा, 1 बी सी -2/3 1/3 पॉजिटिव, 1 प्लस ए सी कितना होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, लिख दो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्शन बता दिया ना एक, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं है। देखो, अरे अग्रिम, जब तुमने 11th पढ़ी नहीं है बेटा और सीधे 12th में एडमिशन ले लिया, तो तुम इसी तरह का ज्ञान बांटोगे जो तुम बांट रहे हो। अब तुम कह रहे हो कि ए बी -1 से बड़ा है और बी सी -1 से बड़ा है और दोनों को डिवाइड कर दूं, तो फिर वही समस्या है ना, क्वांटिटी नेगेटिव है तो पता कैसे चलेगा कि अगली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना। वो तो तब कर सकते हैं जैसे मुझे पता है कि A2 से बड़ा है B2 से बड़ा है, तो AB किससे बड़ा होगा, 4 से, क्योंकि उस तरफ कांस्टेंट है, उस तरफ क्या है, कांस्टेंट है, उधर तो नेगेटिव आ गया ना। अब देखो एक और बच्चा आ गया हमारे बीच में, सर फिर तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा सर अगर एक में नेगेटिव हुआ तो। अरे बेटा, सिमेट्रिक में तो सिर्फ ए और बी लेंगे ना, सी तो सिमेट्रिक में आता ही नहीं है ना। अब तुम ए बी सी लेके सिमेट्रिक देखोगे क्या, सिमेट्रिक के लिए तो सिर्फ ए और बी ही देखेंगे ना। अच्छा ये देखो, बच्चा लिख रहा है सर नाम मत लेना। अच्छा नाम क्यों नहीं लूं बेटा, नाम नहीं लूंगा तो फिर बात कैसे करूंगा। अब जैसे यहाँ पे कोई बच्चा है ऑफलाइन में और वो हाथ खड़ा करे और ये कहे कि सर मेरी शक्ल मत देखो, भाई वो डाउट पूछेगा, हाथ खड़ा करेगा तो उसकी शक्ल तो पूछूंगा देखूंगा ना। तो तुम्हारा डाउट पढ़ूंगा तो नाम तो बोलूंगा कि भाई हाँ, किसका नाम लेके बात करूं बताओ, नाम लूंगा तभी तो समझ में आएगा, हाँ भाई तुम्हारे डाउट पे बात कर रहा हूं मैं। अब ऐसे में बिना नाम लिए कुछ भी बोलने लग जाऊंगा तो पता नहीं किसको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, किसका डाउट क्लियर हो रहा है। जब मैं पॉइंट बोलूंगा कि भाई हाँ इससे बात कर रहा हूं, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ तुम्हारे डाउट पे डिस्कशन चल रहा है। अब एक और ज्ञानी बाबा आए, उन्होंने कहा सर इनको सबको निक नेम दे दो, पढ़ाना लिखाना सब बंद कर दें बेटा, और बस ये काम करने लग जाऊं, निक नेम देने लग जाऊं, है ना। खैर चलो ये सब हो गया, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अब थोड़ा सा और हेवी सवाल लेते हैं। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये देखो, रिलेशन आर
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है। रिलेशन आर ऑन सेट n क्रॉस n, ऑन सेट n क्रॉस n डिफाइन एज, ऑन सेट n क्रॉस n डिफाइन एज a कोमा b रिलेटेड है c कोमा d, और रिलेशन है AD B प्लस C इक्वल्स टू है BC A प्लस D। वही देन R इज, वही चार चीजें चेक करेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस और ट्रांजिटिव, जो चार चीजें मैं चेक करूंगी। अब ये सवाल अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उससे डिफरेंट क्यों है, पहले इस बात पे हम आते हैं कि जो सवाल अभी तक हमने किए और जो अब हम कर रहे हैं, अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें एक एलिमेंट था। एलिमेंट किस तरह का था? ए रिलेटेड बी, नंबर टाइप का, कुछ टाइप का। लेकिन अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो किसकी फॉर्म में है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। सवाल में अंतर समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एलिमेंट किसकी फॉर्म में है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। और रिलेशन किसके बीच में डिफाइन हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर टू ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कल एक सवाल में रिलेशन किसके बीच में डिफाइन हुआ? ट्राइंगल से ट्राइंगल, लाइन से लाइन के बीच में रिलेशन, नंबर से नंबर के बीच में रिलेशन। अब की बार रिलेशन किसके बीच में है? ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन। ये चीज है ये। तो सवाल उसी तरह का है, बस अब रिलेशन किसके बीच में है? दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच का रिलेशन है। चलो ठीक है। अब देखो इन सवालों में क्या होता है, जो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर टू ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन होते हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप बिना कुछ दिमाग लगाए करें, तो हमें पहले इस डेफिनेशन को ही समझना पड़ेगा कि भाई मान लीजिए मैं तो कहता हूं कि अपना दिमाग नहीं लगाना, तो फिर मुझे इस डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। इस डेफिनेशन को आप ऐसे समझे कि इसमें जो एलिमेंट लिखे हुए हैं इसको मैं जैसे नंबर ऑर्डर दे दूं 1 2 3 4, तो यहां पे मैंने लिखा 1 4 2 3, ठीक है, 2 प्लस 3, फिर मैंने क्या लिखा? BC, यानी कि 2 प्लस 2 3 और 1 प्लस 4। समझ रहे हो? ऑर्डर है ये। जो यहाँ पे आया था फर्स्ट एलिमेंट वो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट। ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? ये मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं कि जैसे मैं अभी रिफ्लेक्सिव डिफाइन करूंगा, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करूंगा? ए बी रिलेटेड, ए बी लेना पड़ेगा ना इसी का इसी के साथ। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन को इससे कैसे लिखूंगा कि पहले और चौथे का प्रोडक्ट, फर्स्ट फोर्थ ए बी, सेकेंड थर्ड का सम बी प्लस ए, फिर सेकेंड थर्ड का प्रोडक्ट बी ए, और फिर फर्स्ट और फोर्थ का सम ए प्लस बी। इसलिए ऐसे लिखा मैंने, है ना, ताकि हम यहाँ पे लिखने में हमें कंफर्टेबल फील हो, है ना। तो ये ऐसे। अब मैं देख रहा हूं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखता भी है या ऐसे ही बोल देता है? इसको देख तो ले एक बार, क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखा हुआ है ये? ए बी ए बी, ए प्लस बी ए प्लस बी। हाँ, तो ट्रू नहीं है क्या ये? ये ऑर्डर है, नंबर नहीं है। अच्छा तू ये समझ रहा होगा 2 3 5 और ये 5 फिर इधर 6 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, ऐसे? ये तो क्या लिखे है मैंने? ऑर्डर। सिर्फ किसको? इस डेफिनेशन को समझने के लिए। क्या लिखे हैं? ऑर्डर। किसको समझने के लिए? डेफिनेशन को समझने के लिए। तो ये कौन सा स्टेटमेंट बना? ट्रू, है ना। और ट्रू है इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब अगर मैं सिमेट्रिक पे आता हूं, अब मैं किस पे आता हूं? सिमेट्रिक पे। तो ए कोमा बी रिलेटेड सी कोमा डी, है ना। और मुझे इससे किस पे आना पड़ेगा? सी कोमा डी रिलेटेड ए कोमा बी। अच्छा इसकी डेफिनेशन का क्या मतलब होगा? इसका मतलब तो है ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। अच्छा मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं
इस डेफिनेशन का मतलब क्या होगा, सी बी फर्स्ट फोर्थ सी बी डी प्लस ए इक्वल्स टू ए डी सी प्लस बी। क्या ये दोनों चीजें सेम है? हाँ, अरे इधर की इधर इधर, मतलब इससे ये लिख सकता हूं ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है भाई। इससे ये लिख लिया मैंने, अब मुझे क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, तो इसकी डेफिनेशन ये बननी चाहिए। अब देख लिया क्या दोनों सेम है, हाँ तो बस इससे ये आ सकता है, आ सकता है कि अगली स्टेप में यही तो आएगा। क्वेश्चन हैवी है ना, तो थोड़ा इधर से भी चल रहे हैं, थोड़ा इधर से भी चल रहा है। अब मैं किस पे आ जाता हूं, ट्रांजिटिव पे। अब मैं किस पे, लिखो यहां तक का, फिर ट्रांजिटिव करने की कोशिश करो। ट्रांजिटिव में हमें क्या देखना पड़ेगा, ट्रांजिटिव में हमें ए रिलेटेड बी रिलेटेड सी कोमा डी लेंगे, सी कोमा डी रिलेटेड ई कोमा एफ लेंगे, और देखेंगे क्या हम इससे ए रिलेटेड बी रिलेटेड ई कोमा एफ, ए बी कोमा ई एफ ला सकते या नहीं ला सकते, ये देखना पड़ेगा हमें कि हम इन दोनों से ये ला सकते हैं। अगर इन दोनों से ये ला सके तो ट्रांजिटिव है, और अगर इन दोनों से ये नहीं ला सके तो ट्रांजिटिव नहीं। चलो दोनों लिखो, तीसरा करने की कोशिश करो। नहीं हुआ, नहीं होगा, तू तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं बता रहा था, लेकिन वो निकल गया। ट्रांजिटिव है ये, ट्रांजिटिव है, ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। लेकिन जैसा कि तुम्हें लग रहा होगा कि देखो, रिफ्लेक्सिव आराम से दिख गया, सिमेट्रिक आराम से तो नहीं लेकिन दिख गया, लेकिन जैसे ही तुम ट्रांजिटिव करने बैठे होंगे समझ में आ गया होगा कि बस कोई दिक्कत नहीं है है ना। मैं यही चीज समझा, आप देख सकते हो उससे भी, ऐसा नहीं है कि हम इससे नहीं देख सकते,
हम इससे भी इसको देख सकते हैं, देखने में मनाही नहीं है। जैसे अगर मुझे इससे ट्रांजिटिव देखना है तो मैं देख सकता हूँ, है ना, कि जैसे मुझे ट्रांजिटिव देखना है तो बहुत जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। मतलब कि एक डेफिनेशन ये बन गई कि एडी किसके बराबर है, एडी बी प्लस सी किसके बराबर है, बी सी ए प्लस डी, है ना। और फिर आपका सी एफ किसके बराबर, इंटू डी प्लस ई किसके बराबर है, बीई डीई और सी प्लस एफ। और लाना क्या है, लाना है ए एफ बी प्लस ई इक्वल्स टू बीई ए प्लस एफ। अगर अपन ये लिया है तो इससे आ जाएगा ए बी रिलेटेड है ई एफ, है ना, ये आ जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखो कि यहाँ इससे ये लाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, किसी के आया अभी तक जो यहाँ बैठे इनमें से, अच्छा किसी के भी नहीं आए यहाँ बैठे इनमें से, तो अच्छा घर बैठे उनमें से किसी का आया? अच्छा देखो, चलो ये कुछ बच्चे कह रहे हैं आ गया, तो मैं कुछ टाइम के लिए अनम्यूट करता हूं ताकि ये बता सकें कि कैसे आया, है ना। हाँ भाई बताना तो कैसे आ रहा है, ये जो टैलेंटेड बच्चे बोल रहे हैं, हाँ बताओ कैसे आया। मैंने तुम्हें परमिशन दे दी अपने आप को अनम्यूट करने की। यस सर, वॉइस आ रही है? हाँ सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है ना, बोलो। यस सर। सर जैसे पहली इक्वेशन को देखे सर, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया पहले तो। अच्छा ठीक है। यस सर। सर उसके बाद ए बी डी और ए बी सी वाली टर्म में ए बी कॉमन था तो उसको एक साइड ले गया। फिर ए सी डी और बी सी डी में सी डी वाली टर्म कॉमन थी, उसको एक साइड ले गया। सुनो ये सर करो ना, ये कह रहा है जैसे ये देखो हाथ पे हाथ धर के बैठे हो तुम, तो अगला आदमी सॉल्यूशन बता रहा है तुम सोल्व ही नहीं कर रहे हो। करो ना, ऐसे यस बैठ क्यों गए। हाँ दोबारा बोल, ये सुन रहे हैं, अब करेंगे, अब की बारी है। पहले इनको ऐसे पता ही नहीं था कि तू सॉल्यूशन सही बोल रहा है, इनको विश्वास नहीं था, अब मैंने यस बोल सर। दिया, इनको विश्वास आ गया। हाँ बता भाई। सर पहले दोनों इक्वेशंस को ओपन कर लिया ब्रैकेट खोल के। ओपन कर दो ब्रैकेट खोल के, अच्छा। सर यस सर। सर उसके बाद पहली इक्वेशन में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में ए बी डी है, राइट साइड में ए बी सी है, उसमें ए बी कॉमन है, उसको एक साइड ले आओ। हम्म और वैसे ही ए सी डी है और बी सी डी है, उसमें सी डी कॉमन है, उसको एक साइड ले आओ। हम्म सर सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में कर दो। अच्छा, हाँ, उसमें एक जगह पे सी डी कॉमन आ जाएगा, एक जगह पे ई एफ कॉमन आ जाएगा। फिर दोनों को डिवाइड कर दें। यस सर, उससे आ जाएगा, उसको फिर तो रीअरेंज करना है, हाँ, हो तो उससे जाएगा। कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब तुम देख रहे हो कि ये आ तो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी सोचने में नहीं आया, है ना, इतनी जल्दी सोचने में नहीं आया। और 2 मिनट 3 मिनट हमें पेपर में एक सवाल को करने के लिए मिलते हैं, तो उसमें ये सवाल नहीं होगा, है ना। तो अब मैं आता हूं कि देखो इस तरह के जब भी सवाल आए, है ना, इस तरह के जब भी सवाल आए तो हमें क्या करना होता है वो समझो। मैं तुम्हें टेक्निक, ये रुड़की में आया हुआ सवाल है, और रुड़की के जब सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे तो टफ होते ही थे। तो जैसे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई थी ये, एडी बी प्लस सी और बी सी ए प्लस डी। तो आप इस तरह के सवालों में क्या करें, आप ये कोशिश करें कि ए बी वाली टर्म एक तरफ आ जाए और सी डी वाली टर्म एक तरफ आ जाए। समझ रहे हो, इस डेफिनेशन को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करो वो समझो। अब मैं जैसे ही बीसी से इधर डिवाइड कर दूं और इस एडी से इधर डिवाइड कर दूं, तो देखो ये क्या हो गया मेरे पास, 1/c 1/b, और ये कितना हो गया 1/a 1/d। तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूं कि a कोमा b रिलेटेड c कोमा d की जो डेफिनेशन है वो है बेटा कितनी, 1/a माइनस 1/b इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/d। मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या, ए बी
तो इस तरफ ए बी, सी डी तो इस तरफ सी डी। अरे ए बी वाली टर्म एक तरफ, सी डी वाली टर्म एक तरफ, इतना सा है उस डेफिनेशन, क्योंकि अभी डेफिनेशन मिक्स है तो मैंने सेपरेट क्या किया कि ए बी वाली टर्म एक तरफ, सी डी वाली टर्म एक तरफ। उस डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि ए बी वाला टर्म एक तरफ किया और सी डी वाला टर्म एक तरफ किया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा देखो, तुम्हें रिफ्लेक्सिव देखना है तो ए कोमा बी रिलेटेड ए कोमा बी, तो 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी बराबर 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी है। तुम्हें सिमेट्रिक देखना है, सब आसानी से नजर आएगा। ए बी रिलेटेड सी डी, तो क्या होगा ये 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी इक्वल्स टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी। तो इसको अगर मैं 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी ए 1 बाय लिखूंगा तो तकलीफ थोड़ी ना है। तो सी डी रिलेटेड ए बी। और सबसे ज्यादा फायदा होगा मुझे ट्रांजिटिव देखने में, जहां चीज टिपिकल होगी वहीं ज्यादा आसान होगा। ए कोमा बी रिलेटेड सी कोमा डी, तो क्या डेफिनेशन 1 बाय माइनस 1 बाय बी इक्वल्स टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी। फिर तुमने कहा भाई सी कोमा डी रिलेटेड ई कोमा एफ, तो डेफिनेशन क्या बनी 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी बराबर 1 बाय माइनस 1 बाय एफ। और इन दोनों से क्या लिख सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता, तो यानी कि ए कोमा बी रिलेटेड ई कोमा एफ। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर तो हर एक जना सोल्व कर लेगा, कर लेगा। तो ये, तो जब इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर वाली डेफिनेशन आए और वो कॉम्प्लिकेटेड हो तो हमें किस थीम पे काम करना है, हाँ ए बी वाली टर्म एक तरफ, सी डी वाली टर्म एक तरफ। अगर वो दे तो अच्छा, नहीं दे तो हम बना ले, फिर ये बहुत आसान सवाल बन जाएगा। हमें क्या करना है, ए बी वाली टर्म एक तरफ करनी है और सी डी वाली टर्म एक तरफ करनी है। ए बी वाली टर्म एक तरफ करनी है और सी डी वाली टर्म एक तरफ करनी है, फिर प्रोसीड करना है, फिर ये आसानी से हो जाएगा। अब ये जो क्या क्लियर है सबको, जो घर बैठे हैं वो एक बार यस और नो में बोले, है ना। तो इस तरह के सवालों में जो हम थीम काम में लेते हैं वो ये है कि हम डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें क्या है, वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना है हमारा सवाल कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। हो गया, क्लियर है सबको, लिख लो फटाफट फिर रफ करके आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम उस पे आ जाते हैं, वो जो ग्राफ हमने दिए थे उस पे आते हैं, है ना। चलो वो दो ग्राफ दिए थे अपन ने, है ना। कल तो मैंने थोड़ा जल्दी में बताया था इसलिए आज मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ उसको बताने के लिए। आ जाओ, कौन कौन से दो ग्राफ दिए थे मैंने,
एक मिनट। एक तो अपन ने देखो ये ग्राफ दिया था, है ना, कल, चूंकि मैंने लास्ट में समझाया था इसलिए आज थोड़ा सा पहले ले लेता हूं मैं। देखो हमें क्या करना है कि जैसा हमने कल भी किया था कि हमें क्या करना है, इसमें इसके नीचे वाली टर्म को बनाऊंगा ऊपर, है ना, तो ऊपर इसको ऐसे लिख दूं 2x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3, तो ये y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। और अच्छे से लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 1। इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन कितना, x प्लस 3/2। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 3/2 y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस, वही बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन ये कौन सा वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला बनेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर। दो तरह के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एक एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर और एक एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर। जो एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, और जो एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर होता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो ये वाला जो बनेगा ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है ना। लेकिन ये भी क्या बनेगा बेटा, शिफ्टेड। ये भी क्या बनेगा, शिफ्टेड। x की जगह कितना हो जाएगा, x माइनस 3/2। यहाँ कोई लाइन ले लें, x की जगह x माइनस 3/2, और y की जगह क्या ले लें, y माइनस 1, तो y बराबर 1। और ये कहीं ना कहीं कहां पे बनेगा, इधर बनेगा और इधर बनेगा, यही बनेगा। तो एक तो इसका इधर बन जाएगा, इधर बना देते हैं इसको, और एक इधर बनेगा। यहां थोड़ा सा वर्टेक्स वगैरह अपन देख लेते हैं, ये 0 0 ये था ना, तो जैसे x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1/3, मतलब यहां ऊपर ही कट करने वाला है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू देख लेते हैं बस, और क्या, ताकि पता लग जाए, क्योंकि गलती से अपन ऊपर नीचे ना बना दे, इसलिए एक वैल्यू लेके कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। कल भी अपन ने एक ग्राफ बनाया था और आज भी एक ग्राफ बनाया है, और अगर हम इसको पहचानेंगे कि भाई ये कौन सा ग्राफ है, तो ये कहीं ना कहीं लीनियर अपॉन लीनियर है। कौन सा है, लीनियर अपॉन लीनियर। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमने क्या चीज सीखी है, लीनियर अपॉन लीनियर। क्या चीज सीखी है, लीनियर अपॉन लीनियर। और लीनियर अपॉन लीनियर कैसे बनता है, ये कहीं ना कहीं शिफ्टेड होके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। शिफ्टेड होके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। दो ही तरह का बन सकता है, एक अपन ने कल बना लिया और एक अपन ने आज बना लिया। अब आते हैं उस दूसरे वाले सवाल पे। तो जैसा मैंने कहा था कि वो उसका ये हटा दूं बोर्ड में से, लिख लिया सबने, जो घर पे बैठे उन्होंने लिख लिया, रफ कर दूं। एक मिनट रुको। अरे इतना देखने के बाद एक आध लाइन तो बिना देखे भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते क्या, मतलब एक बार देख लिया, अगर एक आध लाइन तो बिना देखे भी लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि पूरा को पूरा देख के ही लिखेंगे। फिर अगर मान लो अगर अभी हाथों हाथ भी 2 मिनट हम इस चीज को दिमाग में नहीं रखेंगे, तो 2 साल कैसे दिमाग में रखेंगे। तो ऐसे थोड़ा बहुत देखने के बाद तो कि ठीक है हाँ सर हटा दो, अब हम तो बना लेंगे खुद। मैं रफ करूंगा तब तक कि तुम बना के निमट जाओगे, ऐसे हाथों हाथ तो दिमाग में रहता होगा। चलो अब हम आ रहे हैं हमारे दूसरे वाले सवाल पे। वो कौन सा था, ये था ना 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वाला था ना। और इसका, हाँ वो तो अब बनाएंगे, वो शिफ्टेड से बनाएंगे ना, मतलब डायरेक्ट बना दो तुम, सिखा के बनाना है ना, डायरेक्ट थोड़ी ना बनाना है, अरे सिखाना है ना। हाँ वही तो कर रहा हूँ फिर। तो हम इस वाले ग्राफ को हमने कल बना लिया था, और ये कहाँ बना था, क्या बना था ये वाला, कहाँ कहाँ पे शिफ्टेड था ये, 2,3, y बराबर 3 और x बराबर 2, है ना। तो ये x बराबर 2 ले लेते हैं और y बराबर 3 ले लेते हैं। ये
ये वाला ग्राफ था हमारा, कुछ एक ये यहाँ पे बन रहा था और 0 पे मैंने वैल्यू देख ली थी कितनी 1/2, तो 0 पे वैल्यू 1/2 ये यहाँ पे मैंने बना ली, 0 पे y की वैल्यू 1/2, ठीक है। इस तरह का कुछ ग्राफ था, ये हमारा ग्राफ था, ये बन गया था कल। अब हम इससे पहले कौन सा वाला ग्राफ बनाएंगे, इसमें 2 शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी। पहले हमें लगानी पड़ेगी इससे ये वाली 3 mod x minus 1 upon mod x minus 2, तो ये चीज होगी y equals to f of mod x, f of mod x, मतलब हम किस पे मोड लगाने हैं, x पे, और x पे मोड लगाने का रूल क्या है वो तुम्हें याद रखना होता है। x पे मोड लगता है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाते हैं और नेगेटिव के लिए उसकी मिरर इमेज लेते हैं। देखो मैंने कल इसलिए कहा था कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। अब आसान का मतलब ये है कि मोड x का ग्राफ की क्या शिफ्टिंग होती है, मोड -x के ग्राफ की क्या शिफ्टिंग होती है, ये हमें हमेशा याद रहे। इसके लिए हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े या रिवाइज ना करना पड़े, क्योंकि ये तो आसान है ना भाई, नियम फॉर्मूला ये तो हमेशा याद रखें हम। हाँ बस उसी चीज की बात है। तो आसान के सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। आसान मतलब हमें पता होना चाहिए कि x से मोड x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर कल आपने बोला था कि एक्सरसाइज 1 करने से भी आईआईटी निकल जाती है। हाँ हाँ बोला था ना कल, आज भी बोल रहा हूं, आज भी ये बोल रहा हूं मैं तो। कैसे कैसे निकल जाती है, तुम किसी भी साल का आईआईटी का पेपर उठा के देखो और उसमें आइडेंटिफाई कर लो कितने आसान सवाल है कितने टफ सवाल हैं, और उन आसान सवाल से उनके नंबर जोड़ लो और 2000 रैंक वाली कट ऑफ देख लो उस साल की, तुम्हें पता लग जाएगा, बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि 5-6 सवाल से ज्यादा टिपिकल आते नहीं है, और मेरे ख्याल से 50% मार्क्स पे 2000 रैंक आ जाती है जितने का पेपर होता है, मोटा मोटा एवरेज लेके चलें तो। और 50% तो हर साल आसान आता है, किसी भी साल को उठा के देखो 50% तो आसान रहता है, ये ऐसा जो हम सेम टू सेम पढ़ते हैं नहीं रहता क्या, किसी भी साल को उठा के देखो भाई, वो हर साल कुछ चैप्टर के टफ देता है, उनकी हम बात नहीं करें, हम तो आसान आसान की बात करें, तो 50% वो आसान देता है, लेकिन बच्चा कहां करके आ पाता 50% आसान। नहीं नहीं बाकी सब सब्जेक्ट की नहीं कह रहा मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की, बाकी सब सब्जेक्ट की मैं गारंटी नहीं ले रहा, मैं तो मैथ्स की इसलिए गारंटी लेता हूं क्योंकि मैथ्स में मैं क्लास नोट्स में सारी चीज पढ़ा देता हूं, तो इसलिए मैथ्स की मैं गारंटी ले सकता हूं कि मैथ्स में क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 भी कोई आदमी अच्छे से कर ले और उसको उसका होश हो तो उसका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा मैथ्स की वजह से। मैथ्स मेरे में तो मैं गारंटी लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं नहीं ले सकता क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति पढ़ाते वक्त सारा क्लास नोट्स में करा रहा, अब जैसे मेरा टेंडेंसी है कि मैं पढ़ाते वक्त सब क्लास नोट्स में बताऊंगा ताकि डिस्कशन के वक्त मुझे सिर्फ क्या कहना रहे कि भाई ये वहां किया था ये यहाँ किया था। अब कुछ होते हैं कि आधा इधर पढ़ाएंगे और आधा डिस्कशन में समझाएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कितना भी थ्योरी में पढ़ा लो बच्चा तो डिस्कशन में रुलाएगा ही रुलाएगा। हाँ यार देखो कुछ लोगों के चेहरे पे एकदम से मुस्कुराहट आ गई, हाँ सर बात तो सच्ची कह रहे हो, तो वो होता है, तो वो वाला मैटर होता है। तो मैं अपने वाले पे गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं सारा पढ़ा के जाऊंगा अप टू डेट, शुरू से आखिर तक जो भी बन सकता है। अब जैसे मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, मैं तो मैं कह रहा हूँ इनकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पढ़ाते वक्त मैं सब चीज पढ़ाऊंगा। दूसरा फिर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हालांकि तुम याद नहीं भी रखोगे तो मैं बताऊंगा ये वहां पढ़ाया था, उसके बाद फिर तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारी अंतरात्मा ही कह देगी नहीं सर अच्छा वहां पढ़ाया था अब हम कर लेंगे, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। और तुम कह दो कि नहीं अंतरात्मा तुम्हारी सो गई और तुम कह दो उन्होंने कहा सर पढ़ाया था वो तो छोड़ो दोबारा पढ़ाओ, हम तो फिर पढ़ेंगे फिर भूलेंगे, तो फिर पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, तो कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। चलो तो मॉड एक्स के लिए क्या नियम होता है, मिरर इमेज का, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाएंगे, अब समझो पॉजिटिव के लिए बनाएंगे ना, मतलब ये पॉजिटिव वाला बनेगा और नेगेटिव के लिए उसकी
मिरर इमेज बनेगी। तो फटाक से बनाता हूं, खट खट ये, और ये 1 2 3 ये, है ना। अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव के लिए हमें बनाना है, पॉजिटिव के लिए हमें बनाना है, और नेगेटिव के, तो इधर हमें -2 भी बना लूं, और नेगेटिव के लिए क्या लेनी है, मिरर इमेज लेनी है, नेगेटिव के लिए मिरर इमेज लेनी है। ये वाला ग्राफ इसका बनेगा, ये वाला ग्राफ इसका बनेगा। पॉजिटिव के लिए बनाया ये 0, और नेगेटिव के लिए उसकी क्या ले ली, मिरर इमेज ले ली। फिर आगे चलते हैं। अब हम कर रहे हैं इस पे पूरे पे मोड लगा रहे हैं। तो पूरे पे मोड लगाते हैं तो क्या होता है, अब इसका बताओ, पूरे पे मोड लगाने का क्या रूल होता है, नीचे वाले को कहां शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर। तो इसके नीचे वाले को मैं कहां शिफ्ट करने जा रहा हूं, ऊपर। चलो तो अब तुम बनाना शुरू करो, ऐसे बैठ के देखते मत रहो, बनाना शुरू करो। फिर आधा घंटा तुम बनाने में लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब मैं भी नया ग्राफ बना रहा हूं, तुम भी बनाओ फटाफट फटाफट। देखो अपने को चीजें सीखनी है सब, तो थोड़ा सा लिखना भी थोड़ा जल्दी जल्दी पड़ेगा। अब मैं थोड़ा इसको नीला पीला कर देता हूं। अच्छा अब तो ये ऊपर बनाना है मुझे। ठीक है, तो ये नीचे वाला मैंने कहा शिफ्ट कर दिया, ऊपर, है ना। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें तो इसका सॉल्यूशन निकालना था, किसका, 3 mod x - 1 अपॉन mod x - 2 इक्वल्स टू k। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, y बराबर k वाली लाइन बनानी पड़ेगी। तो तुम जानते हो ना, जैसे ये लाइन होगी तुम्हारी y बराबर 3, ये होता है y बराबर 0, समझते हो। तो ऐसी कोई लाइन होगी y बराबर k, होगी कि नहीं होगी। या जैसे ये लाइन बात करूं तो ये लाइन y बराबर कितनी होगी, हाफ, हाफ पे ना, ये टच कहां पे कर रहा है, हाफ पे। तो ये कौन सी लाइन होगी, हाँ, तो ये हुई y बराबर k वाली लाइन। अब हमें ये देखना है कि ये जो लाल कलर वाली लाइन मैंने बनाई है, ये 4 बार कब कट करेगी, 3 बार कब कट करेगी, 2 बार कब कट करेगी, और 1 बार कब कट करेगी, ये मुझे देखना है। ये दिए थे ना मैंने केस। क्या क्या दिए थे, 4 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आओ अब अपन देखें कि 4 सॉल्यूशन कब आ रहे हैं, बताओ। अब तुम देख के बताओ 4 सॉल्यूशन कब आ रहे हैं, के कहां से कहां तक है 4 सॉल्यूशन के लिए। देखो अगर 3 से बड़ा है तो भी 4 बार कट करेगा, और देखो 0 से हाफ के बीच में है तो भी कितनी बार कट करेगा, 4 बार। तो 4 सॉल्यूशन के लिए 0 से हाफ यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक, क्लियर। चलो 3 सॉल्यूशन के लिए, 3 सॉल्यूशन के लिए देखो हाफ, हाफ पे सॉल्यूशन 3 होंगे ना, एक यहां पे टच करेगा जहां पे, एक ये और एक ये, और कहीं तो 3 नहीं मिलेगा। चलो 2 सॉल्यूशन के लिए, 2 सॉल्यूशन के लिए ये हाफ से 3, देखो हाफ से 3 के बीच में कितनी जगह कट करेगा, 2, नजर आ रहा है। बनाऊं क्या एक लाइन, हाफ ये 3 वाली लाइन बीच में जाएगा तो 2 जगह कट नहीं करेगा। देखो हाफ से 3 में कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह। तो ये कितना हो गया, हाफ से 3। अच्छा 1 सॉल्यूशन की जगह, और एक है नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज और है यहां पे, इसमें 0 भी लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट 0 पे भी 2 सॉल्यूशन आएंगे, देखो एक और एक 2।
सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ आसान आना जरूरी है ना, ये तो वैसे ही कर रहे हैं। नजर आ रहा है जीरो पे भी दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये ना दो जगह टच कर रहा है ना इसको, तो दो सॉल्यूशन मानेंगे ना। अच्छा, सॉल्यूशन और रूट में भी अंतर पता है कि नहीं पता है? जैसे ये क्वाड्रेटिक होती है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इसके रूट तो दो होंगे 1 और 1, लेकिन सॉल्यूशन एक ही होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे ये जो टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे रूट वाइज तो दो आते हैं लेकिन सॉल्यूशन वाइज एक ही काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कितने सॉल्यूशन माने जाएंगे? दो ही सॉल्यूशन माने। वन सॉल्यूशन तो कहीं पे आएगा ही नहीं, और नो सॉल्यूशन के लिए माइनस इनफाइनाइट से जीरो, नीचे कहीं भी बनाओगे तो ग्राफ ही नहीं है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नीचे कहीं भी बनाओगे तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है सबको? जहां जितने भी जने यहां बैठे हैं ना, अच्छा जो घर बैठे हैं उनको सबको क्लियर है ये? क्लियर है। तो ये हमने किसका ग्राफ सीखा? लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाना। चलो अब आज एक दूसरा नया ग्राफ तो मैं देख के जाता हूं। इधर वाला हटा दूं ये बोर्ड पे से? हाँ चलो, तो तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है। ये दो सवाल दे रहा हूं, y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड x टू माइनस मॉड x, और एक ग्राफ बनाना है तुम्हें इसका y इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये इनके ग्राफ बनाने हैं, ये आज की जनरल नॉलेज है अपनी। अच्छा अब ये चीज क्या है, पहले मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ, हिंट मतलब जैसे तुम्हें मॉड x का ग्राफ बनाना आता है, y बराबर मॉड x, टू माइनस मॉड x का ग्राफ बनाना आता है। अब ये चीज ये है कि तुम्हें ये बताना है कि जैसे इन दोनों में से जहां जो बड़ा होगा ना वहां उसका ग्राफ बनेगा, ये इसका मतलब है। मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों में से जहां जो बड़ा होगा उसका ग्राफ बनेगा, ये इसका मतलब है। दोनों का ग्राफ बना लेंगे ग्राफ पेपर पे एक साथ, फिर जहां जो बड़ा होगा उसका ग्राफ बनेगा, और इसका मतलब क्या है, जहां जो छोटा होगा उसका ग्राफ बनेगा। मैं बताऊंगा अगली क्लास में वो तो, ये तो मैं सवाल नया सवाल लिख के हिंट दे रहा हूं तुम्हें कि अब तुम कितना सोच पाते हो, अपने को थॉट भी डेवलप करनी है ना। तो ये है मीनिंग, समझ में आ गया क्वेश्चन का, कि जहां जो बड़ा है वो मैक्सिमम और जहां जो छोटा है वो मिनिमम, ये इसका मतलब है ना। चलो ये तो अपना एक काम हुआ। अब होमवर्क में लिखो क्या करके आना है, ये हटा दो, अब इधर वाला भी लिख लिया सबने? चलो तो फिर आ जाओ अब होमवर्क में, एक तो एनसीईआरटी कर लो, है ना, 12th वाली 1.1, है ना। तो उसमें रिलेशन का सारा खत्म हो जाएगा तुम्हारा काम, है ना। और अपनी शीट में कर लो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन बी और पार्ट सेकेंड सेक्शन बी, है ना। इसमें सारे छोटे मोटे सवाल आ जाएंगे तो एक का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो किसमें? दोनों में ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी में होंगे ना, एनसीईआरटी भी तो करोगे, है ना। वैसे भी अभी थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, अभी पुराना भी तो पेंडिंग चल रहा है तुम्हारा 11th वाला। बस इस हफ्ते, अगले हफ्ते से तो अपन फुल फ्रेश में आ जाएंगे होमवर्क के। अभी तुम्हारा 11th का जो बाकी चल रहा है वो कर लो, इसलिए अपन भी थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं ना, है ना। तो इस हफ्ते थोड़ा तुम्हारा पेंडिंग है इसलिए अपन थोड़ा आराम से चल रहे हैं, फिर अगले हफ्ते मतलब आराम से, स्पीड तो यही रखेंगे, होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे। अभी होमवर्क कम ले रहे हैं, तो कोई सोचे अच्छा इसका मतलब अगले हफ्ते से दौड़ाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना। तो वो दो ग्राफ बनाने की कोशिश करें, मैं सिखाऊंगा, फिर कल इस तरह के और ग्राफ देंगे अपन, है ना। और ये होमवर्क में ये है, ठीक है। चलो तो यहीं तक रखते हैं, अब मीटिंग क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं अगली क्लास में फिर। ठीक।
ठीक है।